वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो नया हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो रहेगा एमसीक्यू। और एमसीक्यू हमारे होंगे रेजोनेंस, डीटी बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमल किशोर शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज भी हम डिस्कस करते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर। तो यहाँ कुछ एक मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके लिए लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, आपका प्लेनर होना चाहिए, उसी में रेजोनेंस देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। हम जानते हैं इसकी sp3 ज्योमेट्री, सॉरी sp3 हाइब्रिडेशन रहती है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। इसकी भी टेट्राहेड होती है sp3, और ये भी आपका sp3 है। तो ये सारे नॉन प्लेनर हुए। तो बचा कौन आपका O3। अगर O3 देखा जाए तो O3 के पास लोन पेयर भी होते हैं और पाई बॉन्ड सिस्टम भी है इसमें। तो यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा आपका। ठीक है, बेंड शेप रहती है इसकी। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, विच आर फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है यहाँ पे। पहली कंडीशन लिखी हुई है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप लिखेंगे उसके लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहने चाहिए। चाहे आप 5 लिखें 10 लिखें, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहने चाहिए। सेकंड कंडीशन है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है, जब आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी का। ठीक है। थर्ड वन, contributing structure should have so written that unlike charges reside on atom that are far apart। तो यहाँ लाइक चार्जेस होने चाहिए जो फार अपार्ट, यहाँ लाइक लिखा हुआ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रही है। अगर आपके दो चार्जेस सेम है तो वो अगर आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो वो थोड़ा दूरी में होना चाहिए। नजदीक होंगे तो वो रिपल्सन की वजह से वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो अनलाइक चार्जेस आपस में एक साथ रह सकते हैं, बट लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, यही लग रही है इसका सही आंसर स्टेटमेंट सी। और लास्ट भी रीड कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो। ये बिल्कुल सही है, तो पॉजिटिव चार्ज किसमें होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। और नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तब आपके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे, वो वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव, अगर वो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। गलती से उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन इसका राइट है 45 का। नेक्स्ट मूव करते हैं, रेजोनेंस इज ड्यू टू। तो रेजोनेंस किसकी वजह से होता है भाई, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होगी या लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन होगी, इसकी वजह से रेजोनेंस देखा जाता है। तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो इसमें से CO2 का कौन रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखिए कितने टोटल CO2 में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड है ना। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, तो यहाँ भी हो सकता है, ये भी सही है। 3 और 1 4, 3 इस तरफ है और 1 इस तरफ है। यहाँ भी 3 और 1, ठीक है। यहाँ देखो 3 और 2 5, ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो टोटली रॉन्ग, डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 48 में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंस होता है, बाकी सारे एटम वहीं पे रहेंगे रेजोनेंस में, बट सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। कौन सी स्टेटमेंट रेजोनेंस के बारे में बिल्कुल गलत दे रखी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी। ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढनी है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कंस्टिट्यूएंट्स एटम शुड बी इन द सेम पोजीशन। बिल्कुल सही है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके सेम रहने चाहिए, चाहे जितने मर्जी आप स्ट्रक्चर लिखें। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन, दैट मस्ट बी सेम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन। यहाँ कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कौन सा सही है नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन जानते हैं आप, NO3 नेगेटिव। तो टोटल कितना चार्ज है उसके ऊपर, नेगेटिव। तो यहाँ सब में चार्ज दे रखा हुआ, टोटल चार्ज कैलकुलेट करके देखिए,
यहाँ टोटल चार्ज कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा -3/2, ये गलत है। यहाँ टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -1, देख लो चाहे, -1/3 प्लस सॉरी -1/3 -1/3 कितना होगा, -3/3 कितना आएगा, -1। तो दिस वन इज राइट। तो बिल्कुल ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि टोटल चार्ज आप जब प्लस करते हैं, इसमें टोटल चार्ज जब आप प्लस करेंगे तो डेफिनेटली वो कितना आएगा, -1, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, -1। बाकी ये भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, ए बी और डी बिल्कुल गलत है, सी इसका सही आंसर। तो आप चेक करके बना सकते हैं। CO3 2 नेगेटिव एनाइन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यार कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जानते हैं, और कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरीके से रहता है, ये ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है ये कार्बन, तभी इसके अंदर रेजोनेंस देखा जाता है। तो बॉन्ड ऑफ अनइक्वल लेंथ, नहीं, रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड जो होते हैं उनमें सेम कैरेक्टर आ जाता है, तो ये तो गलत हो गया भाई, अनइक्वल लेंथ नहीं होती इसमें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बिल्कुल सही है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है इसमें, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन CO3 2 नेगेटिव में रेजोनेंस होती है, बिल्कुल सही है ये। सेम बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, ये गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे आपके 2 और 3 ऑप्शन सही हैं, 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 दे नहीं रखा है, 2 और 3 ऑप्शन इसके सही हैं। सेम बॉन्ड एंगल, हाँ बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट सही है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं यहाँ बॉन्ड एंगल वाला ऑप्शन, क्योंकि बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो 120 का रहेगा सब में, रेजोनेंस में कोई बॉन्ड एंगल में चेंजेस नहीं आती, सिर्फ बॉन्ड किस में चेंजेस आती हैं, उसमें आपके सिर्फ बॉन्ड लेंथ में, सेम बॉन्ड एंगल रहेगा। तो ये आपको ठीक आ गया, 2 3 और 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है ये, तो यही है 2 3। और कभी कभी आप ऑप्शन देख के भी आप चेक कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 2 3 और 4, ठीक है। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर, ये 2 3 और 4, तो इसका ये भी सही है, और 3 भी सही है और 4 भी सही है, सिर्फ गलत कौन सा आपका, फर्स्ट वन। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस के क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंडरी फोर्सेस एंड मेटालिक बॉन्डिंग के बाद। तो हम पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जो सेकेंडरी फोर्सेस रहती हैं, प्राइमरी फोर्सेस होती है हमारी, कोवलेंट बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गए, मेटालिक बॉन्ड हो गए, वो प्राइमरी फोर्स के अंडर आते हैं। और सेकेंडरी फोर्सेस में हमारे कौन से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपकी वंडरवॉल फोर्सेस रहती हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इस तरह की जो वीक इंटरेक्शन को हम सेकेंडरी फोर्सेस कहते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन H+ एंड अमोनिया। तो यार पता है इसमें H+ आपका लुईस बेस सॉरी एसिड का काम करेगा, और अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो अमोनियम के पास लोन पेयर इसको दे देगा, और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेफिनेटली इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, तो उसका सही आंसर आएगा क्या, सी। अमोनियम आयन में कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, और साथ में एक डेटिव बॉन्ड होता है। देखो 3 हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड है, और जो H+ के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक देने वाला एटम हो और एक लेने वाला। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं है, तो ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या बनाता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन का, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दिस क्वेश्चन इज सिंपल एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एग्जिबिटेड बाय। यहाँ कुछ एक मॉलिक्यूल दे रखे हैं जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो इसमें नहीं होते, इसमें सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें H2SO4 में कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ सारे कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ भी आपका कोवलेंट बॉन्ड रहता है, पार्शियली आयनिक रहता है ये HCl। तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन आएगा बी आपका, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया एंड BF3। तो अमोनिया में एक ये लुईस बेस का काम करता है, और ये BF3 आपका एक लुईस एसिड है। तो जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एक लेने वाला बन जाता है, दूसरा देने वाला। वन इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाता है, और ये लेने वाला एक्सेप्टर एटम यहाँ पे बोरॉन रहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी ऑप्शन। विच आर फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, H2SO3 में भी रहता है, HNO2 में रहता है, सिर्फ SO2 में
2O2 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरीके से रहता है, ये डबल बॉन्डेड रहता है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, तो इसका सही आंसर आएगा ए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय। तो कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, इससे आयनिक बॉन्ड बनते हैं आपके, ये आयनिक बॉन्ड के लिए है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है आपका सही ऑप्शन। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम डोनर होता है, दूसरा लेने वाला बनता है, तभी एक आपका बॉन्ड देखा जाता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बाय एटम। नहीं, इक्वली शेयर्ड नहीं होते हैं कभी भी। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, बिल्कुल गलत है, नन ऑफ द अबव। तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बाय एटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर शेयर्ड, ये आएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर है, बी ऑप्शन रहेगा इसका, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल गलत है ये। ऑल इट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ए सिंगल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन और मोर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी एटम के पास एक या एक से ज्यादा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तब वो दूसरे एटम को साथ डोनेट करेगा, दूसरे एटम को देगा, और क्या बनेगा आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 बनते हैं भाई, देखा हमने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो अगर तुम दिखाओ तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन और ये इस तरीके से ये, तो 2 आपका बॉन्ड बनाते हैं। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो इसमें आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ऐसे ये इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो सिर्फ इसी में है, बाकी इसमें नहीं होता। ना ही आपका मोनोक्लोरोमीथेन में रहता है, ना ही अमोनिया में है, ना ही आपका मिथाइल एल्कोहल में, सिर्फ मिथाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जिसको मिथाइल आइसोनाइट्राइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बनेगा आपका ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन बी एंड ओ इन बोरॉन। ये आपका टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है? बोरॉन को, क्योंकि बोरॉन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसकी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और OH नेगेटिव कैसा है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये डोनेशन क्या करेगा? डोनेशन करेगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक OH नेगेटिव के साथ बोरॉन क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जबकि 3 के साथ क्या बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा कि ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट भी है, और एक जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है उसके साथ क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बी ऑप्शन आएगा इसका सही, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट। तो ये हमने इसके क्वेश्चन कवर कर दिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपका जो नेक्स्ट है वो है आपकी सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में, जो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं। वो आपकी फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो उसके क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। आउट ऑफ द 2 कंपाउंड शोन बिलो, वेपर प्रेशर ऑफ बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो आप इसको रीड करिए और देखिए जरा, ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दे रखा हुआ है, और ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दे रखा हुआ है, और एक पैरा नाइट्रोफिनोल दे रखा है। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जिस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वहां वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ये क्या करेगा? जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या गया है, वेपर प्रेशर ऑफ बी एट पर्टिकुलर, तो ज्यादा होगा भाई, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? ए में, क्योंकि ए में नहीं है। ए में कौन सी फोर्सेज होंगी? इंटरमोलिकुलर, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होती हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जब इंटरमोलिकुलर ज्यादा होती है तो वेपर प्रेशर, सॉरी, इंटरमोलिकुलर अगर ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर इंट्रामोलिकुलर है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है, हायर देन दैट ऑफ ए, हायर देन दैट ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द क्रिस्टलैटिक्स ऑफ
आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय, तो क्रिस्टलैटिक्स ऑफ आइस मोस्टली किससे बनता है? क्रिस्टलैटिक्स में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और साथ में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि पानी के आपके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे आपस में ज्वाइंट करते हैं, इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं वो, ठीक है। तो आपके जो, हाँ, इसके साथ इस तरह चार 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 बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आइस में कि किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। तो आइस में दो ऑक्सीजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन तो कैसे जुड़े हुए हैं? कोवलेंट। और बाकी जो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसमें दोनों आएगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड भी आएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड भी आएगा इसमें, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इसी से क्रिस्टलैटिक्स बनता है भाई, किसका? आइस का। ओपन नेटवर्क, ओपन केज नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन है ये कि वाई आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, वाटर एंड डाई मिथाइल ईथर। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सभी का, तो आप देख रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है, डाई मिथाइल ईथर का बहुत कम दे रखा हुआ है, और मिथेनॉल का भी कम है, ठीक है। सबसे कम किसका है? ईथर का। तो ईथर में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और जिसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेपर प्रेशर जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन रीड करिए, क्यों ऐसा होता है? मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस। तो यहाँ मॉलिकुलर मास वाला फंडा नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर में है, मिथेनॉल में है, तो डाइमिथाइल ईथर में नहीं है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज फ्रॉम वाटर मिथेनॉल वाइल एब्सेंट इन, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर में है, इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। उसके बाद मिथेनॉल है, इसका 65 है, और इथर में तो है, तो होती नहीं है। इथर मॉलिक्यूल जानते हैं आप, दोनों तरफ क्या लगा होता है, जैसे एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है इसमें। तो इसका आंसर बी रहेगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इन आइस द लेंथ ऑफ एच बॉन्ड इज। तो जब भी आइस बनता है तो आइस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, साथ में कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ देखते हैं, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वीक बॉन्ड है। तो देख सकते हैं इज लेस देन कोवलेंट बॉन्ड, ये आएगा इसका सही, इज लेस देन कोवलेंट बॉन्ड, ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, ये नहीं आएगा इसका आंसर, ये आएगा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है। तो जब वीक होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा उसकी ज़्यादा होगी, तो ये आएगा ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है कि आप किस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन किसके साथ आपने कनेक्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो बिल्कुल सही है ये, पहले ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सही, HF देन HO देन HN। विच इज डिस्टिल्ड फर्स्ट। तो डिस्टिलेशन किस पे डिपेंड करती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो यहाँ किसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ना इसमें है ना इसमें, तीनों चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कौन सी फोर्सेज होंगी उसके में? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देखी जाती हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किस पर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर। तो सबसे कम साइज किसका है इसमें? H2 का। इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है और इसका साइज भी क्या होगा? कम। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगी तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जो चीज़ जल्दी बॉयल हो जाती है वो डिस्टिलेशन भी उसकी क्या होती है? फास्ट होती है। तो उसमें सही आंसर ये आएगा ए, इसकी डिस्टिलेशन फास्ट हो जाएगी बच्चे। आगे चलते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर अमंग हेलोजन, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो यार डेफिनेटली बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्लोरीन गैस इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कम है, ब्रोमीन लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, आयोडीन का बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ये क्वेश्चन आएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वीक होंगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और आयोडीन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन आर वीकेस्ट एंड दोज ऑफ आयोडीन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका सही आंसर बी होगा।
आगे देखते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैन इजिली स्टीम डिस्टिल्ड वेयर द पैरानाइट्रोफिनोल कैन नॉट बी। तो यार इसमें बहुत ईजी है, पैरानाइट्रोफिनोल में आपकी कौन सी फोर्स होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं, और ऑर्थो में कौन सी होती है, इंट्रा। और मैंने बताया है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होती है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और डिस्टिलेशन क्या होती है उसकी, ईजी हो जाती है, ठीक है, और जल्दी डिस्टिलेशन उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सी इसकी ऑप्शन सही है, सॉरी इसकी कौन कौन सी ऑप्शन आपकी सही रहेगी, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रो, नहीं, इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसमें गलत। वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो, ये इसमें ये भी गलत है, वीक होती नहीं, यहाँ स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रो, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर यहाँ पैरा में होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो यही आएगा सी आंसर इसका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें आती है, पैरानाइट्रोफिनोल में, जिसकी वजह से पैरानाइट्रोफिनोल का जो डिस्टिलेशन होती है वो कम हो जाती है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी, इंट्रा। इंट्रा क्या होती है, अपने मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर क्या होती है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेज में कौन सी फोर्सेज होती हैं, डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन फोर्सेज। ये कौन सी फोर्सेज होती हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। इसको कौन सी फोर्सेज कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। तो ये इसको लंदन फोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लंदन फोर्सेज होती हैं उसमें, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नोबल गैसेज का उस पर डिपेंड करता है लंदन फोर्सेज। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यार हमने डिस्कस किया हुआ ये, आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा आपका, तो HF, फिर आपका H2O, H2O2, फिर H2O, फिर H2S। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अमोनिया, HF आर मैक्सिमम इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन आउट ऑफ मीथेन, सिलीन, जर्मेन, और जो आपका ये है स्टेनस हाइड्राइड इज लिस्ट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मिक एसिड फॉर्म डाइमर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है, ये सारी स्टेटमेंट सही हैं, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे डिपेंड करेगा। और फॉर्मिक एसिड में तो पता आपको, आपका क्या होता है फॉर्मिक एसिड में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका सही है ऑप्शन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एस्टिक एसिड में होती है यस, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में नहीं होगी, इसमें इंट्रा होती है, तो ये गलत हो गया। मेटानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यस, ऑर्थोबोरिक में होती है यस, तो आपका एक ऑप्शन 1 है, फिर 3 और 4, तो चेक करिए 1 3 4, तो ये आपका है सही ऑप्शन, इस तरीके से आप इनको क्रैक कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड HF, तो सॉलिड HF जो आता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से, ये होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इसमें, ये नहीं लीनियर में नहीं होता ये, क्योंकि लोन पेयर भी होते हैं इसके पास, क्लोरीन के पास, तो इस तरीके से ये ऐसे जिग जैग होता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर, ये गलत है, सारे डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं, तो उसका सही है ये सॉलिड। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF लिक्विड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो किस में नहीं होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर होती है, किस में नहीं होती, सिर्फ HI में, क्योंकि I क्या है आपका, वेरी लिस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो यहाँ नहीं होगी, सिर्फ ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड इज नॉट आयनिक बॉन्ड बिकॉज, तो मेटेलिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं होता, आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनते हैं, जब आपके दो डिफरेंट आपके पास एटम हो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, तो यहाँ सेम एटम के बीच में कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी आपका सही है, आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
आयनिक सॉलिड आर ब्रिटल वाइल मेटल आर मेलेबल। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आपकी जो है मेटेलिक बॉन्ड इज नॉट आयनिक बॉन्ड बिकॉज, जो सारी स्टेटमेंट सही है, ऑल दीज थ्री बिल्कुल राइट है। तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है इसमें, तो ये है उसका सही। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड को किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था भाई? इसने किया था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कौन सी है? इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी आई थी इसमें। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से ही हम मेटेलिक बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ने क्या 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 है, वही बातें यहाँ पूछी गई हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव कंडक्टेंस ऑफ मेटल, बिल्कुल गलत है ये। इट फेल टू एक्सप्लेन, जबकि रिलेटिव कंडक्टेंस मेटल की इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में होते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये गलत। तो करेक्ट ऑप्शन, इट फेल टू एक्सप्लेन द मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल। इट फेल टू एक्सप्लेन द मेटेलिक स्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। इट फेल टू एक्सप्लेन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी एक्सप्लेन की थी। तो सिर्फ बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कौन, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। बाकी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती है भाई, लस्चर भी बताती है, क्यों मेटल हार्ड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है उसकी, वो भी एक्सप्लेन होते हैं सी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से, और ज्यादा कंडक्टिव क्यों होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिनिमम बैंड गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो सबसे कम किसमें होता है, सिर्फ मेटल के अंदर होता है, ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर, क्योंकि जो आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये ओवरलेप कर जाता है, ठीक है, होता ही नहीं है नील, कोई गैप नहीं होता। और सबसे ज्यादा गैप होता है नॉन मेटल में, और सबसे कम बीच का जो गैप वो सेमी कंडक्टर में होता है, ठीक है। और जो अगर ऐसा पूछा जाता है कि गैप होता ही नहीं है, आपस में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलेप कर जाते हैं, वो मेटल होगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन किस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम बैंड गैप पूछा हुआ है, तो सेमी कंडक्टर इसका सही आंसर कर सकते हैं। और मेटल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेटल मिनिमम तो उसमें होता नहीं है, गैप रहता नहीं मेटल, और मेटल में बैलेंस बैंड ओवरलेप कर जाता है किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ, इसलिए वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्वेश्चन। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कस कर दिया। अब हम मिक्स क्वेश्चन इसके भी डिस्कस करेंगे, जो एडवांस लेवल के होंगे थोड़े से, और जो काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस हेल्दी सेशन। आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।